कल्पना कीजिए कि एक कार हाईवे पर एकदम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। और अचानक डिजाइनर को याद आता है कि इंजन बदलना है। बिल्कुल, मतलब डिजाइनर को एहसास होता है कि कार का इंजन बहुत पुराना हो गया है और उसे तुरंत अपग्रेड करना है। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि कार 1 सेकंड के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए और उसकी रफ्तार भी कम नहीं होनी चाहिए। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा है ना? कोई भी सोचेगा कि चलती कार का इंजन कैसे बदला जा सकता है भाई। लेकिन अगर हम आज की कृषि और हमारी जो खाद्य व्यवस्था है उसकी चुनौती को गहराई से देखें तो ये बिल्कुल उसी चलती हुई कार जैसी स्थिति है। एकदम सही एनालॉजी दी है आपने। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है। हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी आबादी 1 अरब को पार कर चुकी है और लगातार बढ़ रही है। हमें उत्पादन बढ़ाना भी है, लेकिन जिस जमीन या पर्यावरण रूपी कार में हम बैठे हैं उसे रुकने या खराब होने भी नहीं देना है। हाँ, और ये कार वाला उदाहरण आज की स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, 60 के दशक में जब हरित क्रांति आई थी ना, तो हमने गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ा लिया था। और फिर श्वेत क्रांति भी आई दूध के लिए। बिल्कुल, उस समय हमारा पूरा ध्यान सिर्फ कार की रफ्तार बढ़ाने पर था, मतलब उत्पादन बढ़ाने पर। लेकिन अब हमें उस रफ्तार की कीमत समझ में आ रही है। मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है, मतलब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। हाँ, तो अब चुनौती सिर्फ अनाज के ढेर लगाने की नहीं रह गई है। अब विज्ञान का पूरा फोकस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो आज भूख भी मिटाए और भविष्य के लिए जमीन को बंजर भी ना होने दे। और यही बात इस पूरी प्रक्रिया को इतना दिलचस्प बनाती है। मैं सोच रही थी कि जमीन तो बढ़ नहीं रही है, तो फिर हर साल ज्यादा लोगों का पेट कैसे भर रहा है? अगर हम इस विज्ञान की शुरुआत करें तो हमें सबसे बुनियादी चीज पर आना होगा, यानी बीज। सही कहा, किसी भी कृषि प्रणाली का आधार तो बीज ही है। पहले लोग सोचते थे कि बस बीज बो, पानी डालो और फसल तैयार। लेकिन अब बीजों को जिस तरह से डिजाइन किया जा रहा है वो किसी इंजीनियरिंग से कम नहीं है। सबसे पहले तो हमारी पोषण संबंधी जरूरतें अलग अलग हैं। हाँ, जैसे ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। बिल्कुल, जो गेहूं और चावल से मिलता है। प्रोटीन दालों से आता है जैसे चना और मटर, और फैट या वसा के लिए सोयाबीन और मूंगफली जैसे तिलहन चाहिए होते हैं। और यहाँ पर मौसम का विज्ञान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मतलब हर बीज हर मौसम में काम नहीं कर सकता। भारत में 2 मुख्य मौसम हैं, खरीफ और रबी, है ना? हाँ। खरीफ जो जून से अक्टूबर तक चलता है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, जैसे धान या सोयाबीन। और दूसरा रबी का मौसम जो सर्दियों में होता है, नवंबर से अप्रैल। इसमें गेहूं और चना उगाते हैं। लेकिन सिर्फ तापमान का खेल नहीं है यहाँ। एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसे दीप्तिकाल या फोटो पीरियड्स कहते हैं। वेट, ये दीप्तिकाल क्या है? अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इसका सीधा संबंध इस बात से है कि पौधे को दिन भर में कितनी धूप मिल रही है। ये तो पौधे के अंदर फिट किसी बायोलॉजिकल अलार्म क्लॉक जैसा लग रहा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। ये अलार्म क्लॉक की तरह ही काम करता है। सूरज की रोशनी सिर्फ खाना बनाने यानी फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं है। रोशनी की अवधि पौधे के हार्मोन्स को सिग्नल देती है। अच्छा। हाँ, जब दिन लंबे होते हैं तो पौधे को संकेत मिलता है कि अब बढ़ने और फूल निकालने का समय आ गया है। अगर आप किसी रबी की फसल को खरीफ में बो देंगे तो उसकी जैविक घड़ी कंफ्यूज हो जाएगी। वो शायद बढ़ जाए लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। और फूल नहीं आएंगे तो दाना भी नहीं बनेगा। यह तो प्रकृति की प्रोग्रामिंग का गजब का उदाहरण है। बिल्कुल। इंसान इस प्रोग्रामिंग को अपने हिसाब से बदल रहे हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की तकनीकें हैं वो जेनेटिक स्तर पर एक तरह की मैच मेकिंग लगती हैं। जैसे मान लीजिए एक जंगली पौधा है जो कम पानी में जिंदा रह सकता है और एक हमारा घरेलू पौधा है जो फल बड़े देता है। तो वैज्ञानिक दोनों का क्रॉस करा देते हैं। हाँ, ताकि नई पीढ़ी में दोनों के अच्छे गुण आ जाएं। और ये सिर्फ एक किस्म तक सीमित नहीं है, अलग अलग स्पीशीज और वंश के पौधों के बीच भी ऐसा हो रहा है। इसके अलावा जीएम क्रॉप्स भी तो हैं जहां डीएनए सीधे बदल देते हैं। और इन सब का अंतिम लक्ष्य एक ही है, पौधे को इतना मजबूत बनाना कि वो हर मुश्किल झेल सकें। आज जलवायु परिवर्तन के दौर में कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाती है। सही बात है। कई जगह खेतों में पानी भरने से मिट्टी बहुत लवणीय हो जाती है, मतलब नमक बढ़ जाता है, आम पौधे वहां मर जाते हैं। तो वैज्ञानिक ऐसे बीज डिजाइन कर रहे हैं जो खारेपन को बर्दाश्त कर सकें और बीमारियों से लड़ सकें, ताकि कीटनाशक कम इस्तेमाल हों।
लेकिन इन सब के बीच मुझे एक चीज़ बहुत खटकती है। मतलब मैंने स्रोत दस्तावेज में पढ़ा कि बीजों के परिपक्वन काल यानी मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम करने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हाँ, जो फसल 6 महीने में पकती थी वो अब 4 महीने में तैयार हो जाए। वही तो पहली नज़र में मुझे ये पूरी तरह से एक कमर्शियल या व्यावसायिक हथकंडा लगता है। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि किसानों को जल्दी पैसा मिले, सप्लाई चेन तेज हो? क्या हम सिर्फ पैसे के लिए प्रकृति को जल्दबाजी में नहीं धकेल रहे? देखिए, ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है और इसमें आर्थिक फायदा है भी, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम इसे इकोलॉजी और संसाधन प्रबंधन के नजरिए से देखें तो इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। वो कैसे? असल मकसद जमीन और पानी बचाना है। जब फसल 6 महीने खेत में खड़ी रहती है तो उसे 6 महीने सिंचाई चाहिए, कीड़ों का खतरा रहता है और वो मिट्टी से पोषण खींचती रहती है। अगर वो 4 महीने में कट जाए तो सीधे सीधे 2 महीने के पानी और खाद की बचत हो गई। बिल्कुल। और इसका एक और फायदा है, समय बचने से किसान साल भर में 2 की जगह 3 फसलें उगा सकते हैं। और वैज्ञानिक ये भी पक्का करते हैं कि पूरी फसल एक साथ पके, ताकि कटाई के समय नुकसान कम हो। हाँ, हार्वेस्टिंग लॉस बहुत कम हो जाता है। ये तो वाकई एक तीर से कई निशाने लगाने वाली बात हुई। चलिए मान लेते हैं कि लैब में दुनिया का सबसे बेहतरीन बीज तैयार हो गया, लेकिन अगर उस बीज को बंजर जमीन में डाल दें तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सही कहा, उसे सही माहौल और पोषण चाहिए। हाँ, और जब हम फसल उत्पादन प्रबंधन में जाते हैं तो ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि एक पौधे को जिंदा रहने के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। सुनने में 16 मामूली लग सकता है, लेकिन इनका संतुलन ही सब कुछ तय करता है। पौधे को ढांचा बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए, जो हवा से मिल जाता है, हाइड्रोजन पानी से मिल जाता है। बाकी बचे 13 तत्व उसे मिट्टी से निकालने पड़ते हैं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस। हाँ, नाइट्रोजन पत्तियों को हरा बनाता है और फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है। और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी तो होते हैं ना? हाँ? आयरन, जिंक वगैरह, जिनकी बहुत कम जरूरत होती है, लेकिन अगर ना हो तो पौधे भी बीमार पड़ जाते हैं। वो एकदम इंसानों में विटामिन की कमी की तरह। और इन्हीं तत्वों की भरपाई के लिए हम खाद या फर्टिलाइजर डालते हैं। यहीं पर आज की खेती की सबसे बड़ी बहस शुरू होती है, जैविक बनाम रासायनिक। हाँ, मैन्योर और फर्टिलाइजर का फर्क। खाद तो जैविक कचरे से बनती है ना? हाँ, गोबर और सड़े गले पौधों से। इसमें पोषक तत्व थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन यह मिट्टी की बनावट को पूरी तरह बदल देती है। इसमें जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी को स्पंज की तरह बना देता है। स्पंज से आपका मतलब है कि वो पानी को सोखकर रोक लेती है। रोकना और संतुलन बनाना दोनों। अगर मिट्टी रेतीली है तो खाद उसे बांधती है ताकि पानी रुके, और अगर मिट्टी बहुत चिकनी है तो खाद उसके कणों के बीच हवा जाने की जगह बनाती है, जिससे फालतू पानी निकल जाए, ताकि जड़ें सड़े नहीं। बिल्कुल। और ये केंचुओं और अच्छे सूक्ष्म जीवों को खाना भी देती है। दूसरी तरफ अगर हम रासायनिक फर्टिलाइजर्स को देखें तो वो एकदम किसी एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करते हैं। आपने डाला और रातों रात पौधा बड़ा हो गया। लेकिन लंबे समय में इसके परिणाम खतरनाक हैं। मिट्टी सख्त हो जाती है, उसका प्राकृतिक स्पंज वाला गुण खत्म हो जाता है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि पौधा सारा फर्टिलाइजर सोख नहीं पाता। तो जो बच जाता है वो पानी के साथ बह जाता होगा। हाँ, वो बहकर नदियों और झीलों में जाता है। वहां पानी में काई तेजी से बढ़ती है, पूरी झील काई से ढक जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और मछलियां मर जाती हैं। बाप रे, इसीलिए अब कार्बनिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग पर इतना जोर दिया जा रहा है। हाँ, ताकि रसायन का इस्तेमाल ना हो और मिट्टी की ताकत वापस लौटे। और मिट्टी और पानी के इसी रिश्ते को देखकर फसल उगाने के पैटर्न भी बनाए गए हैं, जैसे मिश्रित खेती और अंतर फसलीकरण। मुझे तो ये शेयर बाजार में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने जैसा लगता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है ना? हाँ। जैसे कोई इन्वेस्टर अपना सारा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाता, वैसे ही किसान एक खेत में गेहूं और चना साथ बो देता है। एक फसल डूबी तो कम से कम दूसरी बचा लेगी। और अंतर फसलीकरण में तो ये डिजाइन और भी शानदार होता है। इसमें एक निश्चित कतार में फसलें बोते हैं, 2 लाइन सोयाबीन की, फिर 1 लाइन मक्के की। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इनकी जड़ें अलग अलग गहराई तक जाती हैं। अच्छा, तो एक ऊपरी सतह से खाना लेगी और दूसरी गहराई से? हाँ। मतलब वे एक दूसरे का खाना नहीं चुराती? बिल्कुल नहीं। और ये कीड़ों को भी फैलने से रोकता है। अगर एक कीड़ा सिर्फ सोयाबीन खाता है तो वो मक्के की लाइन पर आकर रुक जाएगा, बीमारी आगे नहीं फैलेगी। ये तो प्रकृति की अपनी एक दीवार बन गई। हाँ, इसके अलावा क्रॉप रोटेशन भी है।
लगातार एक फसल उगाने के बजाय बदल बदल कर उगाना, जैसे एक बार ऐसा पौधा जो नाइट्रोजन खींचता हो और अगली बार दालें लगा दी जो हवा से नाइट्रोजन वापस मिट्टी में डाल देती हैं। ये तो पूरा एक इकोसिस्टम है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी सुरक्षा एक बड़ा सिरदर्द है। गाजर घास या पार्थेनियम जैसे खरपतवार बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं और फसल का खाना पानी चुरा लेते हैं। और फिर कीड़े भी तो हैं जो रस चूसते हैं या तना काट देते हैं। हाँ, और भंडारण में भी नमी या तापमान बिगड़ा तो अनाज सड़ जाता है। लेकिन इस पूरे कृषि विज्ञान में एक बात है, हम खेती से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और दालें ही तो निकाल सकते हैं। सही कहा। इंसान के विकास के लिए जो हाई क्वालिटी सघन प्रोटीन चाहिए वो सिर्फ पौधों से नहीं मिलता। यहीं पर एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन जुड़ जाता है। हाँ, पशु हमारे लिए बायोलॉजिकल कन्वर्टर का काम करते हैं। हम घास नहीं खा सकते, लेकिन गाय घास खाकर उसे दूध जैसे बेहतरीन प्रोटीन में बदल देती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में 2 नस्लें प्रमुख हैं, गाय यानी बॉस इंडिकस और भैंस यानी बॉस बुबेलिस। कुछ दुधारू होते हैं और कुछ कृषि कार्य करने वाले। यहाँ भी नस्ल सुधारने का वही विज्ञान है जो हमने बीजों में देखा। विदेशी नस्लें जैसे जर्सी गाय का दूध काल बहुत लंबा होता है, लेकिन वे भारत के मौसम में जल्दी बीमार पड़ जाती हैं। और हमारी देसी नस्लें जैसे साहीवाल, उनका क्या? वे दूध थोड़ा कम देती हैं, लेकिन उनकी बीमारियों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता कमाल की होती है। तो जाहिर है कि यहाँ भी दोनों का संकरण यानी क्रॉस ब्रीडिंग होती होगी। हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग से जो नई नस्ल बनती है वो दूध भी ज्यादा देती है और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ती। लेकिन अच्छी नस्ल को सही आहार भी चाहिए। आहार को 2 हिस्सों में बांटते हैं ना? हाँ, एक है रूक्षांश या मोटा चारा जिसमें फाइबर ज्यादा होता है जो उनका पेट भरता है, और दूसरा है सांद्र जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। यही सांद्र दूध बनाने में मदद करता है। इसके बाद बात आती है मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग की। ये मुझे पशुपालन से काफी अलग लगा। मुर्गियों को 2 मकसदों के लिए पालते हैं, अंडे देने वाली लेयर और मांस वाली ब्रॉयलर। बिल्कुल। यहाँ भी भारतीय असील और विदेशी लेगहॉर्न का क्रॉस होता है। लेकिन मुझे एक बात ने बहुत चौंकाया, लेयर और ब्रॉयलर का खाना एकदम अलग होता है। ब्रॉयलर के आहार में फैट और विटामिन ए और के इतना ज्यादा क्यों रखा जाता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, ब्रॉयलर का मकसद है बहुत कम समय में अपना वजन तेजी से बढ़ाना, कुछ ही हफ्तों में। इतने कम समय में मांस बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा उन्हें फैट से मिलती है? हाँ, उच्च वसा उन्हें तुरंत ऊर्जा देती है, और विटामिन ए और के उनके पंखों को स्वस्थ रखते हैं और तेज विकास के दौरान हड्डियों को मजबूत रखते हैं। और लेयर मुर्गियों के साथ क्या होता है? उन्हें ये हाई एनर्जी खाना क्यों नहीं देते? उन्हें एक स्थिर और कैल्शियम से भरपूर पोषण चाहिए। अगर आप उन्हें ब्रॉयलर का फैट वाला खाना देंगे तो वो बहुत मोटी हो जाएंगी और अंडे देना बंद कर देंगी। बिल्कुल, दोनों की शारीरिक जरूरतें एकदम अलग है। ये वाकई कमाल की इंजीनियरिंग है। लेकिन जमीन की खेती और पशुपालन के अलावा प्रोटीन के लिए हम पानी की तरफ भी तो जाते हैं, जिसे हम नीली क्रांति कहते हैं। हाँ, मछली पालन। मछलियां 2 जगह से आती हैं। एक तो समुद्री क्षेत्र जहां पॉम्फ्रेट और टूना मिलती हैं, या फिर समुद्री संवर्धन जहां झींगा और मोती के लिए सीप पालते हैं। और दूसरा है अंतःस्थलीय क्षेत्र, नदियां और तालाब। लेकिन अंतःस्थलीय पालन में मुझे मिश्रित मछली संवर्धन की तकनीक ने सबसे ज्यादा हैरान किया। हाँ, ये एक ही सीमित जगह के अधिकतम उपयोग का मास्टर क्लास है। एक ही तालाब में 5-6 अलग अलग प्रजाति की मछलियां। मतलब ये तो किसी शहर के 3 मंजिला अपार्टमेंट की तरह काम करता है। एकदम सही। कटला मछली पेंट हाउस में रहती है, पानी की ऊपरी सतह से खाना लेती है। रोहू बीच वाले फ्लैट में रहती है, मध्य भाग से खाती है। और मृगल जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, मतलब तालाब की तलहटी से खाना ढूंढती है। कोई किसी के फ्रिज से खाना नहीं चुराता, कोई कंपटीशन ही नहीं। और इसमें एक सफाई कर्मचारी भी होता है, ग्रास कार्प मछली, जो फालतू खरपतवार खा जाती हैं। ये इकोसिस्टम बहुत शानदार है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या आती थी। क्या समस्या? ये मछलियां आमतौर पर मानसून के ताजे पानी में ही अंडे देती थी। अब सब एक ही तालाब में एक साथ अंडे दे रही हैं, तो उनके बीज आपस में मिल जाते थे। जब किसान बीज निकालता तो उसे पता ही नहीं होता था कि कटला कितनी है और रोहू कितनी। शुद्ध बीज मिलना नामुमकिन था। ओह, तो इस मुश्किल का क्या रास्ता निकाला गया? इसका हल वैज्ञानिकों ने हार्मोनल उत्तेजना में खोजा। उन्होंने देखा कि कौन से केमिकल बारिश से ट्रिगर होते हैं। अब वे मछलियों को हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं। अच्छा, ताकि वो बारिश का इंतजार ना करें। हाँ, वो किसी भी मौसम में अंडे दे देती हैं। किसान एक बार में एक प्रजाति को इंजेक्शन देता है और बिल्कुल शुद्ध बीज प्राप्त कर लेता है। तकनीक हर मुश्किल का रास्ता निकाल ही लेती है।
अब थोड़ा मीठे की ओर चलते हैं। मधुमक्खी पालन, जिसे मीठा सोना भी कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि इसके लिए खास इटालियन मक्खी एपिस मेलिफेरा का इस्तेमाल होता है। हाँ, व्यावसायिक रूप से यही सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका स्वभाव शांत होता है, डंक कम मारती है और इसके अंदर शहद जमा करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और ये तेजी से प्रजनन भी करती है। बिल्कुल। लेकिन मधुमक्खियों के इस विज्ञान में एक बात बहुत खास है जो हमें सीधे प्रकृति से जोड़ती है। वो है शहद का स्वाद। बिल्कुल। कोई मशीन ये तय नहीं कर सकती कि शहद कैसा होगा। ये पूरी तरह से चारागाह पर निर्भर करता है। चारागाह से मतलब कि छत्ते के आसपास किस तरह के फूलों के खेत हैं? हाँ, हर फूल के मकरंद की रासायनिक संरचना अलग होती है। अगर मक्खियां सेब के बागान से मकरंद ला रही हैं, तो शहद की मिठास और खुशबू सेब जैसी होगी। अगर वो सरसों के खेत में है, तो शहद में सरसों के फूलों का स्वाद आ जाएगा। क्या बात है! यह प्रकृति और अंतिम उत्पाद के बीच का बहुत ही अद्भुत कनेक्शन है। वाकई, ये बहुत दिलचस्प है। आज के इस डीप डाइव में हमने एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है। मिट्टी की जटिल संरचना से लेकर प्रयोगशालाओं में बीजों की प्रोग्रामिंग तक, गायों के दूध के पीछे का विज्ञान, ब्रॉयलर मुर्गियों का डाइट चार्ट और वो 3 मंजिला तालाब जहां मछलियां शांति से रहती हैं। ये सब ये साबित करता है कि खेती अब सिर्फ हल चलाने और बारिश का इंतजार करने के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही बारीक और वैज्ञानिक प्रबंधन है। और ये सारा प्रबंधन हमें वापस उसी चलती हुई कार वाले उदाहरण पर ले जाता है। हमें उत्पादन की रफ्तार बढ़ानी है, लेकिन पर्यावरण का इंजन टूटने नहीं देना है। और ये बैलेंस बिना सस्टेनेबल तरीकों के मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को विराम देते हुए हमारे सुनने वालों के लिए मैं एक नया विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि कैसे हम एक तालाब में मछलियों का या खेत में फसलों का एक ऐसा डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं जो एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो क्या भविष्य की खेती सिर्फ ज़्यादा उपज पैदा करने तक सीमित रहेगी? सोचने वाली बात है। या फिर ये ऐसे छोटे हाइपर स्पेसिफिक और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने के बारे में होगी जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता, जहां एक का कचरा दूसरे का खाना बन जाता है। चलती हुई कार का इंजन हम बदल तो रहे, लेकिन शायद नया इंजन पहले वाले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और प्रकृति के सुर में सुर मिलाने वाला होगा। बहुत गहरी बात कही आपने। अगली बार जब थाली में खाना परोसा जाए तो ये सोचना बहुत सुखद होगा कि उस एक निवाले के पीछे कितना गहरा विज्ञान और कैसा अद्भुत डिजाइन छिपा है।